प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आप सभी का नागरिक शास्त्र की कक्षा में स्वागत है। आज मैं आपको तृतीय अध्याय नियोजित विकास की राजनीति के अंतर्गत श्वेत क्रांति, ऑपरेशन फ्लड, विकास की प्रारंभिक रणनीति, स्वतंत्र भारत के सामने नए आर्थिक हित के विषय में पढ़ाऊंगी। बच्चों, सबसे पहले शुभारंभ करते हैं श्वेत क्रांति से। गुजरात के एक शहर आनंद में सरकारी दुग्ध उत्पादन का आंदोलन प्रारंभ हुआ। यह अमूल नाम से प्रसिद्ध है। देश का प्रत्येक नागरिक अमूल के उत्पादनों जैसे दूध, मक्खन, मिठाइयाँ, पनीर आदि से परिचित है। इनका प्रयोग प्रत्येक घर में किया जाता है। अमूल के उत्पादों के पीछे सहकारी डेयरी फार्मिंग की अहम भूमिका है। इससे गुजरात के 25 लाख दूध उत्पादक जुड़े हुए हैं। सहकारी डेयरी प्रारंभ करने का श्रेय वर्गीस कुरियन को जाता है। इन्हें मिल्क मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। कुरियन ने दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ की स्थापना की थी। ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन की दृष्टि से अमूल नाम का यह सहकारी आंदोलन अपने आप में एक अनूठा और सफल मॉडल है। इस मॉडल के विस्तार को श्वेत क्रांति के नाम से जाना जाता है। बच्चों, अब ऑपरेशन फ्लड के विषय में पढ़ाऊंगी। सन 1970 में ऑपरेशन फ्लड के नाम से एक ग्रामीण विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था। ऑपरेशन फ्लड के अंतर्गत सहकारी दुग्ध उत्पादकों की उत्पादन व विपणन के एक राष्ट्रव्यापी तंत्र में जोड़ा गया। ऑपरेशन फ्लड केवल डेयरी कार्यक्रम नहीं था। इस कार्यक्रम में डेयरी के काम को विकास के एक माध्यम के रूप में अपनाया गया था, जिससे ग्रामीण लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त हों, उनकी आमदनी बढ़े तथा गरीबी दूर हो। सहकारी दुग्ध उत्पादकों की सदस्य संख्या लगातार बढ़ रही है। सदस्यों में महिलाओं की संख्या भी बढ़ी है। महिला सहकारी डेयरी की संख्या में भी काफ़ी वृद्धि हुई है। विकास की प्रारंभिक रणनीति। नियोजित विकास की प्रारंभिक रणनीतियों को हम सब निम्नलिखित उपलब्धियों के अंतर्गत पढ़ते हैं। सबसे पहला, आर्थिक विकास की नींव की स्थापना। विकास के दौर में भारत के आगामी आर्थिक विकास की नींव पड़ी। जैसे भारत के इतिहास की कुछ सबसे बड़ी विकास परियोजनाएं इसी अवधि में शुरू हुई। नंबर 2, सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ भारी उद्योग जैसे इस्पात संयंत्र, तेल शोधक कारखाने, विनिर्माता इकाइयाँ, रक्षा उत्पादन आदि इसी अवधि में शुरू हुए। नंबर 3, इस दौर में परिवहन और संचार के आधारभूत ढांचे में भी काफ़ी वृद्धि हुई। नंबर 2, भूमि सुधार। इस अवधि में जमींदारी प्रथा की समाप्ति, चकबंदी, अधिकतम भूमि सीमा का निर्धारण आदि भूमि सुधार के गंभीर प्रयास किए गए। नंबर 3, हरित क्रांति। सरकार ने खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कृषि की एक रणनीति अपनाई। पहले पिछड़े किसानों को अधिक सहायता देने की नीति अपनाई, लेकिन बाद में समृद्ध तथा सिंचाई सुविधा क्षेत्र के किसानों को उच्च गुणवत्ता के बीज, उर्वरक, कीटनाशक आदि अनुमानित मूल्य पर मुहैया कराए तथा उनकी उपज को एक निर्धारित मूल्य पर खरीद लिया। इसे हरित क्रांति कहा गया। इससे उत्पादन में वृद्धि हुई तथा मझोले दर्जे के किसानों का उभार हुआ। अब बच्चों, आते इसकी सीमाएं क्या हैं। विकास की इस प्रारंभिक रणनीति की प्रमुख सीमाएं थी। उसमें पहला था, भूमि सुधार के अनेक प्रस्ताव या तो कानून का रूप नहीं ले सके या
उनका उचित क्रियान्वयन नहीं हो सका। नंबर 2, हरित क्रांति के दौर में धनी किसानों और बड़े भूस्वामियों को सबसे ज़्यादा फायदा हुआ। नंबर 3, इससे गरीब किसानों और बड़े भूस्वामियों के बीच का अंतर बढ़ा। बच्चों, अगला है स्वतंत्र भारत के सामने नए आर्थिक हित। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में ऐसे अनेक निर्णय लिए गए जो आर्थिक हितों से संबंधित थे। इनमें से कोई भी निर्णय अन्य निर्णयों से मुंह फेर कर नहीं लिया जा सकता था। सभी फैसले आपस में आर्थिक विकास के एक मॉडल अर्थात एक विज़न से जुड़े हुए थे। स्वतंत्र भारत के सामने नए आर्थिक हितों को पूरा करने के लिए अनेक कदम उठाए गए, जिसमें सबसे पहला है रोजगार के अवसरों में वृद्धि हेतु प्रयास। 1 अप्रैल 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना का क्रियान्वयन किया गया। यद्यपि इस योजना में कृषि पर सबसे अधिक बल दिया गया था, परंतु सरकार ने ऐसे कार्यक्रमों को अधिक प्राथमिकता दी जिससे देश के लोगों को अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराए जा सकें, क्योंकि रोजगार की प्राप्ति पर ही देश से गरीबी के मकड़जाल को दूर किया जा सकता था। नंबर 2, सार्वजनिक उद्योगों का विस्तार। देश में भारी उद्योगों को लगाने, तेल की खोज व कोयले के विकास के साथ साथ परमाणु ऊर्जा के विकास के कार्यक्रमों को प्रारंभ करने हेतु आवश्यक रूप से कदम उठाए गए। इन सभी कार्यक्रमों को चलाने का प्रमुख दायित्व देश की केंद्र सरकार पर था। पहली पंचवर्षीय योजना के बजाय दूसरी पंचवर्षीय योजना में इस कार्यक्रम पर अधिक ध्यान दिया गया। तीसरा, निजी क्षेत्र का विकास। देश में आर्थिक हितों को संरक्षण व बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र को भी अपनाया गया। इसके साथ ही समाजवादी अर्थव्यवस्था तथा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के सभी गुणों को अपनाने का प्रयास किया गया तथा देश के में एक नई आर्थिक नीति, जिसे मिश्रित अर्थव्यवस्था की नीति कहते हैं, को अपनाया गया। नंबर 4, विकेंद्रित नियोजन। नियोजन का अर्थ होता है बच्चों, हमेशा उद्योगों तथा बड़ी बड़ी परियोजनाओं से ही लगाया जाता है, लेकिन केरल में विकास व नियोजन के लिए जो रास्ता चुना गया उसे केरल मॉडल कहा जाता है, जिसके बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं। इस मॉडल में शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि सुधार, कारगर खाद्य वितरण तथा गरीबी उन्मूलन पर बल दिया जाता रहा है। नंबर 5, भूमि सुधार पर बल। इस अवधि में भूमि के सुधार के गंभीर प्रयास हुए। इनमें सबसे महत्वपूर्ण जमींदारी प्रथा को समाप्त करना था। यह प्रथा ब्रिटिश शासन के ज़माने से चली आ रही थी। इस साहसिक कदम को उठाने से ज़मीन उस वर्ग के हाथ से मुक्त हुई जिसे कृषि में कोई रुचि नहीं थी। ज़मीन के छोटे छोटे टुकड़े को एक साथ करने के प्रयास किए गए, जिससे कृषि कार्य सुविधाजनक हो सके। बच्चों, इस टॉपिक के साथ अध्याय नियोजित विकास की राजनीति का समापन होता है। आप सभी घर पर सुरक्षित रहकर पढ़ें लिखें और आगे बढ़ें। धन्यवाद।